Es geht mir gut. Und Ihnen so? Wunderbar. Mir geht es fantastisch. Perfekt. So, बीच में कई दिनों से मिले नहीं हम लोग, लेकिन बीच में मिलने का फ़ायदा भी नहीं था क्योंकि जो सेशन है अब स्टार्ट होगा, अब रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और आपको बुलाने से पहले कुछ सीट तो होनी चाहिए, उससे पहले बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आउसबिल्डिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो, तो पहले 2-5 मिनट में आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके बाद में आपके सवाल लूँगा, ठीक है। सो आपका स्वागत। सबसे पहले तो कि आप आउसबिल्डिंग के इस इन्फो सेशन में हमारे साथ में आए हैं और जानकारी चाहते हैं आउसबिल्डिंग के प्रोग्राम के बारे में। ये पीछे मैंने आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए हैं जो कैंडिडेट अभी इस सेशन में जा रहे हैं या जा चुके हैं, उन लोगों के ये हैं। अलग अलग फील्ड में ये लोग हैं, जैसे राहुल कुमावत, सिद्धार्थ सहाय, कपिल, प्रीति, सुनेहा, संजीवनी, पंकज, तुषार, अमन, अंकुश, तारीफ, विनीत, भूषण, दिलीप, नौहित सिंह, गौरव, प्रिंस और अमित। ये लोग वो हैं जिनके सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनके ऑफर लेटर वगैरह आ चुके हैं, कईयों के वीज़ा भी आ चुके हैं, कई जर्मनी भी जा चुके हैं, इनमें से कई अब जाएंगे। इनमें मैंने उन लोगों के नाम शामिल नहीं करे जिनको हमने थोड़ी थोड़ी हेल्प करी। इनके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जिनको केवल वीज़ा में हेल्प चाहिए थी या किसी को केवल इंश्योरेंस में हेल्प चाहिए थी। उन्होंने, कुछ लोगों ने अपने आप अपना काम किया या कहीं और से किया होगा, तो वो बीच बीच में ऐसे थोड़ी मदद के लिए याद करते हैं हमको, उनको उम्मीद रहती है। तो हम भी सोचते हैं कि जब हम लोग कुछ छोटी मोटी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो ऐसे लोगों का मैंने यहाँ पे फ़ोटो, क्योंकि वो डालना वो फेयर भी नहीं होता कि उन लोगों के फ़ोटो लगाए जिनका पूरा काम हमने नहीं किया, तो फिर उनका फ़ोटो बनता नहीं है। सो फ्रेंड्स, जो आउसबिल्डिंग का जो प्रोग्राम है जर्मनी में, आपको पता होगा, ज़्यादातर लोगों को एक जनरल ओवरव्यू होगा कि यह आउसबिल्डिंग प्रोग्राम पढ़ाई के साथ कमाई, आप किसी प्रोफेशन को सीखना चाहते हो उसके प्रोग्राम्स हैं ये। और 12th के बाद में जर्मनी में तो आउसबिल्डिंग है, 10th के बाद में भी अवेलेबल हैं, लेकिन कोरोना के बाद से जब उनके पास लोगों की कमी होती चली गई, वैसे तो काफ़ी सालों से उनके पास कमी है, लेकिन कोरोना के बाद से उनको ये समझ में आ गया कि उनका सिस्टम सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। जब उनको ये समझ में आया, तब उन्होंने बाहर के लोगों को इसमें शामिल करना शुरू किया। उससे पहले वो कोशिश करते थे कि या तो जर्मनी के ही लोग मिल जाएं या फिर यूरोपियन यूनियन से उनको लोग मिल जाएं, बट वो नहीं मिल रहे थे। लगातार दिक्कत हो रही थी, उनकी कंपनियां बंद हो रही थी, उनके इंस्टीट्यूशंस बंद हो रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अब हमको बाहर से लेना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट को ना केवल जिंदा रखना है, बल्कि इकोनॉमी के हिसाब से जर्मनी 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। तो अगर श्रम की कमी हो गई, लोग नहीं मिले, तो धीरे धीरे वो डिक्रीज हो जाएगा मामला, वो रुतबा नहीं रहेगा, वो बात नहीं रहेगी। सो दैट इज वाई आफ्टर कोरोना के दौरान ही उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन कोरोना में तो जान बचाने के सांसें पड़ रहे थे, तो लोगों ने इधर भी ज़्यादा अप्लाई नहीं किया और वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था कोरोना टाइम में। उसके बाद से ये काम शुरू हुआ और सितंबर 2022 से हमने आउसबिल्डिंग प्रोग्राम में लोगों को भेजना शुरू किया है और अब तक सैकड़ों बच्चे ई लैंग्वेज स्टूडियो के थ्रू वहाँ पे गए हैं अलग अलग प्रोग्राम्स में। जनरली 2 प्रोग्राम रहते हैं इसमें, 2 सेमेस्टर रहते हैं, इनटेक रहते हैं, मार्च इनटेक और सितंबर इनटेक। अब आपको कभी कभी ऐसे सुनने में आता है कि नहीं इसके अलावा भी रहते हैं। ऐसे तो कोई कंपनी कभी भी ले सकती है उनके पास अगर इस तरह का प्रोग्राम हो तो, बट बेसिकली 2 इनटेक रहते हैं। अब मार्च वाले के पास आदमी नहीं पहुंचे तो उसको अप्रैल में भी लेना पड़ गया, सितंबर वाले ने मान लो अगस्त में बुला लिया या अक्टूबर में बुला लिया, ये बात अलग है। नॉर्मली इन मोस्ट केसेज यू विल सी कि आइदर इन मार्च और इन सितंबर दे टेक मेनली पीपल। इसी प्रोग्राम में जर्मनी क्यों जाना चाहिए या क्यों जाते हैं लोग समझदार हैं आज के ज़माने में। वो ये देखते हैं कि क्या प्रैक्टिकल है उनके लिए हायर स्टडीज़ में जाना कभी कभी प्रैक्टिकल इसलिए नहीं होता क्योंकि हायर स्टडीज़ में जाने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए होता है। 10-20 लाख रुपये किसी के पास नहीं है तो
भी उनको अगर जर्मनी शिफ्ट होना है तो वो देखते हैं कौन सा इकोनॉमिकली वे हो सकता है जिसमें उनको सीखने को भी मिले। आउसबिल्डिंग प्रोग्राम जो कि एक प्रोफेशन की ट्रेनिंग है, जैसे कुछ कुछ प्रोफेशन का यहाँ पे नाम भी आपने देखा होगा, डेंटल असिस्टेंट, डेंटल नर्सिंग, लॉजिस्टिक, प्रोसेस इंजीनियर, शेमिकांट, होटल आउसबिल्डिंग, नर्सिंग, लॉजिस्टिक, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। एक्चुअली ये प्रोग्राम्स भी हम कौन से प्रोग्राम में भेजेंगे ये पहले से फिक्स नहीं रहता। कुछ कुछ प्रोग्राम्स का पहले से फिक्स रहता है, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स पहली बार भी आ सकते हैं। कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हो सकते हैं जो पिछली बार हमारे पास थे और नहीं हो ना। ये डिमांड पे डिपेंड करता है कि कौन लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। सो हमारे पास जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट जर्मनी से डिमांड आए और कोई मान लो इंडियन या कोई दूसरे कंट्री के लोग बीच में एजेंसी के तौर पे शामिल ना हो। ये हमारा वो पर्पज इसलिए भी रहता है क्योंकि अगर कोई बीच में शामिल होगा तो फिर तो भी पैसे देने पड़ेंगे और फिर इसकी फीस बढ़ जाए। जर्मनी में आउसबिल्डिंग प्रोग्राम्स कंप्लीटली फ्री है, इसकी कोई फीस नहीं लगती। जर्मनी की गवर्नमेंट चाहती भी नहीं कि कोई इसके चार्जेस ले, लेकिन जर्मनी में जो एजेंसीज हैं वो आउसबिल्डिंग के नाम पे नहीं लेकिन ट्रेनिंग के नाम पे, क्योंकि डायरेक्ट तो वो ले नहीं सकते, तो हमको सपोर्ट करते हैं, हमारे को सीट्स वगैरह दिलाने में मदद करते हैं, इसलिए ट्रेनिंग के नाम पे वो इसके चार्जेस लेते हैं। हम लोग जो लगातार भेज रहे हैं, पहले 2.5 था, फिर अब हम लोग इसमें 2.65 2,60,000 रुपये इसकी फीस रखते हैं। लेकिन आज जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इनमें से 11 लोग ऐसे हैं जिनसे हमने 50,000 रुपये चार्ज किया, केवल 50,000 केवल। उसके अलावा ये बात जरूर है कि वहाँ डायरेक्ट जर्मनी की कंपनी थी, जर्मन कंपनी थी, तो उन्होंने बोला कि हमको पैसे लेने ही नहीं। तो मैंने कहा इससे बढ़िया तो क्या ही हो गया, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इनमें से 11 लोग ऐसे हैं जिनसे हम लोग 50,000 चार्ज कर रहे हैं, मात्र 50,000। लेकिन जो वहाँ भेजने वाला जो मामला है, मतलब वीज़ा वाला मामला है, अब वीज़ा का यहाँ पे मामला थोड़ा सा फंस रहा था, टाइम लग रहा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि यहाँ पे डिले नहीं हो जाए स्टूडेंट्स, इसलिए ये काम भी आप कर लो ताकि तुरंत हो जाए। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप नेट पे चेक करो कि डायरेक्ट अगर मान लो कोई एजेंसी करती है या जर्मनी में ही हम लोग किसी से करवाते हैं तो उसकी क्या फ़ीस आ रही है। उन्होंने देखा शायद 112 यूरो ऐसे कुछ तो थी, तो उसका कुछ 42,000 या ऐसा कुछ रुपया। उन्होंने बोला कि या तो स्टूडेंट अपने आप उसको कर ले ताकि उनको कोई खर्चा नहीं हो, या फिर इनको डायरेक्ट जर्मन कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद ही डायरेक्ट उनका वीज़ा का सुपर फास्ट तरीके से वो कर लें। स्टूडेंट से मैंने पूछा कि आप अपने आप कर लोगे या फिर डायरेक्ट करना है तो उनके थ्रू कराएं। उन्होंने बोला कि डिले नहीं होना, हमको उनके थ्रू कराना है, इसलिए उनका 50,000 प्लस वो डायरेक्ट जो 42,000 जो भी कुछ है वो उनका खर्चा आ रहा है। तो मतलब 2,65,000 नहीं लग के लॉजिस्टिक वाले बच्चों का केवल 50,000 प्लस उनका वीज़ा का जो भी आ रहा है वो ही उनका लगेगा। और इस बात की मुझे बड़ी तसल्ली है। जो भी फ्रेंड्स मान लो जर्मनी में हैं या जो भी कंपनियां ऐसा चाहती हैं कि भाई बच्चों के पैसे नहीं लगे या पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, तो डेफिनेटली वो हमसे चार्ज नहीं करेंगे, तो हम भी फिर बच्चों से उस तरह से चार्ज नहीं करने वाले हैं। इसमें प्रोग्राम्स खूब सारे हैं। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी इसकी बता देता हूं कि 2-3 एलिजिबिलिटी है इसमें कि कौन बच्चा जर्मनी जा सकता है या जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। 12th पास मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी होती है कि 12वीं पास होना ही चाहिए बच्चा, और उसमें भी उसके कम से कम 50% तो हो। परसेंटेज वाला क्राइटेरिया उन्होंने भी रखा हुआ है, लेकिन वो तो हमने अपने लेवल पे ही सोचा है कि भाई 50 से कम भी किसी के आ रहे हैं तो वो क्या ही करेगा वहाँ जाके। तो कोशिश करते हैं 50 से ऊपर हों, तो 50% मिनिमम उसमें मार्क्स आए हुए हों, 12th पास कर रखा हो। उसके अलावा जर्मन लैंग्वेज और एज का क्राइटेरिया और है। एज में उसका 18 से 30 के पीरियड में वो आ रहा हो, 18 साल मिनिमम एज और 30 साल मैक्सिमम। होटल वाले में कुछ कुछ में उन्होंने 30 से ऊपर भी लिए हैं, लेकिन मेनली हम लोग यही कहते हैं कि भाई 18 से 30 के बीच में आप हो, और 18 से 25-27 तक हो तो और आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बट फिर भी 18 से 30 वालों का काम इसमें हो सकता है। और इसके अलावा जर्मन लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेशन है
अभी तक भी मैक्सिमम बच्चे B1 पे गए हैं, लेकिन इस बार हमको बड़ी दिक्कत आई। ये नंबर भी आपको थोड़ा कम दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि नर्सिंग वाले में B2 मांगने लग गए वो। उसके बावजूद भी पंकज यहाँ पे आप देख रहे हो, ये B1 पे इसका सिलेक्शन हो गया, नर्सिंग में भी अच्छा स्टाइफंड भी मिला है। लेकिन अब हमने जो दिक्कत आई इस सेशन में, तो हमने अब डिसाइड कर लिया कि भाई नर्सिंग में एटलीस्ट हम लोग किसी को B1 पे रजिस्टर नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी रेयर है, बहुत ही रेयर है, शायद होगा नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों को इस बार निराश भी होना पड़ा इस कारण से। तो इसलिए नर्सिंग में हम लोग B2 को ही रजिस्टर करेंगे, बाकी केसेस में B1 को रजिस्टर कर सकते हैं। मैं एक के बाद एक आपके क्वेश्चंस लूंगा, उससे पहले एक दो चीजें और बतानी है मुझे कि ये जो प्रोग्राम है आउसबिल्डिंग का प्रोग्राम, आप हमसे केवल इतना पूछें कि आपके पास कौन कौन सी सीट है, किस किस में भेज सकते हो। ये मत पूछो कि मेरे को किस में जाना चाहिए, क्योंकि आपको किस में जाना चाहिए वो आप ही जानते हो, और हम तो केवल वो बताएंगे जो हमारे पास है। उसके अलावा आपको जाना चाहिए वो कैसे बताएंगे हम लोग, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपका इंटरेस्ट किस में है, कौन कौन से प्रोग्राम्स इसमें अवेलेबल रहते हैं, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। और जितने भी प्रोग्राम हैं उनको डिटेल में नेट पे बहुत दोस्त लोग, बहुत लोग हैं, प्रोफेशनल्स भी लोग हैं कुछ इस तरह के जो वीडियोस बनाते हैं, मैंने भी कुछ वीडियो बनाए हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से क्या क्या काम करने पड़ते हैं डिटेल में। क्योंकि जब डिटेल में वहाँ लोग वीडियो में देखेंगे कि अच्छा ये भी काम करना पड़ता है, ओके नर्सिंग में ये वाला काम भी इंक्लूडेड है, होटल में ये भी है, अच्छा मीट मांस का काम है इसमें, ये आपको पहले से इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए क्लियर कट। वहाँ जाने के बाद में आप दुखी होंगे, कोई फायदा नहीं है, जर्मन्स को भी दुखी करेंगे आप। एक आध एम्प्लॉयर ऐसे भी थे इस बार, उन्होंने बोला कि हम कैंडिडेट्स आपके यहाँ से नहीं लेते, बड़ी शर्म आई, दुख भी हुआ। तो मैंने पूछा क्यों, बोला कि इंडिया से कुछ बच्चे आए हैं जिन्होंने हमको परेशान किया। मतलब आपके यहाँ से मतलब ये नहीं है कि ई लैंग्वेज स्टूडियो के यहाँ से, आपके यहाँ से का मतलब था उनका भारत। उन्होंने बोला यहाँ आके वो चेंज करने की फिराक में रहते हैं, केवल आने का ही मकसद रहता है। तो बेटर है आप लोगों के लिए, अपने जो पहले गए हैं लोग, भारत से जो लोग गए हैं, उन्होंने ज़रूर उनकी कंपनी में ऐसी कुछ गदर मचाई होगी, परेशान किया होगा उनको, तो उनकी हमको भी भुगतनी पड़ेगी। सो पहले से ही अपना डिसाइड करो कि किस में जाना है, और कोशिश करो हो सके तो उसी में जाओ, वेट करना पड़ जाए लेकिन उसी में जाओ। वहाँ जाके आप बदलोगे, परेशान होगे, फिर आपका कुछ न कुछ खर्चा हो चुका होगा। सो ऐसा मत करो कि वहाँ जाके बदलो, ये गलत हो जाएगा आपके लिए भी, उनके लिए भी। कुछ लोग पूछेंगे इसके अलावा खर्चा क्या लगेगा। इसके अलावा तो खर्चा वहाँ रहने खाने का लगता है। कोई होटल वाले किसी किसी केस में मान लो खुद ही दे दें एकोमोडेशन तो बहुत बढ़िया है। जनरली आपका खुद का रहता है खाना और रहना। आपको किसी भी हाउस बिल्डिंग में जाना है तो ऑलमोस्ट तय है कि 1000 से लेके 1200 यूरो के बीच में। अब कुछ बच्चों को उससे ज़्यादा भी मिलता है, 1200 से भी ज़्यादा मिला है कुछ लोगों को, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई उनको 945 या ऐसा कुछ मिला हो पहले, अब तो 1000 और 1200 के बीच में मिलता है लगभग सभी। डिपेंड करता है फिर आप कितने में सर्वाइव कर लोगे। 600 यूरो के आसपास तो आपका खर्चा होना तय है वहाँ पे, क्योंकि आप नए हो, रहना खाना सारा मिला के 600 हो सकता है, किसी के 700 800 भी लग रहे हों, लेकिन 600 यूरो आपका वहाँ खर्च होना तय है। इट डिपेंड्स आप कौन सी सिटी में रहते हो। मान लो बर्लिन, म्यूनिख में तो सर्वाइव करना ही मुश्किल है, हो सकता है पूरा 1000 यूरो लग जाए आपका। बड़े जो इस तरह के सिटी हैं वहाँ पे खर्चे ज़्यादा होते हैं। आप किस तरीके से साथ किसी के साथ कोऑपरेट करते हो, मिल के रहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। सो नर्सिंग का प्रोग्राम ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो विदेश में, खासतौर पे यूरोप में, जर्मनी में करियर बनाना चाहते हैं और उनके दिमाग में क्लियर है कि शुरू में मेरे को प्रोफेशन सीखना है और सरवाइव करना है, बहुत पैसे की एक्सपेक्टेशन नहीं है उनके लिए। हाँ, आपका एक बार हाउस बिल्डिंग हो गया, उसके बाद आप 2.5 से 3 लाख रुपए मिनिमम कमाने वाले हो, राइट? उतने आपको मिलने वाले ही हैं। 2500 से 3000 यूरो जो भी हाउस बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी, उसके बाद में इतना एवरेज मिलता है। आपकी कंप्लीट हो जाए तब तक 3 साल और निकल चुके होंगे तो और ज़्यादा मिलेगा उसमें। सो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन हाउस बिल्डिंग के सेशन में मेरे को देनी थी। अब मैं आपके एक एक करके क्वेश्चंस लूँगा और
एक्चुअली मेरे पे वैसे तो देखूं तो कुछ जो और लोग इन फील्ड्स में भेज रहे हैं वो बार बार मेरे को कॉल करके ये भी बोलते हैं कि 2.65 तो कम है, इसमें सर्वाइव कैसे करेंगे ये वो। लेकिन मैंने डिसाइड किया है अभी जो कमिंग सेशन है उसमें भी 2.65 रखूंगा। और जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया जैसे ड्राइवर का, अभी हाँ 3 आउसबिल्डिंग के ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी हैं रिक्वायरमेंट्स, बाकी की अभी आएंगी, इसलिए मैं थोड़ा टाइम भी ले रहा था। 3 आउसबिल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट आ गई हैं वो एक तो ये नर्सिंग आउसबिल्डिंग में B2 चाहिए, लेकिन आपके पास मान लो कि B2 के 2 मॉड्यूल भी हैं, एक ने उस पर भी एग्री किया है लेकिन उसका इंटरव्यू मंडे को ही है। एक एजेंसी है जिन्होंने बोला कि आपके आउसबिल्डिंग में आना चाहते हैं स्टूडेंट, उनके पास B2 के 2 मॉड्यूल हैं, तो मंडे को आप इंटरव्यू करवा सकते हो क्या? मैंने कहा आज के सेशन में मैं बात करूंगा स्टूडेंट से जो जिनके पास ऑलरेडी है, मैं बात करके आपको बता सकता हूं। तो जिन लोगों को नर्सिंग में जाना है उनका मंडे को इंटरव्यू हो सकता है। अगर जनरली इसके बाद में जो भी मैं रिकमेंड करूंगा आपको वो B2 पे ही करूंगा, लेकिन एक एजेंसी ने हमसे कांटेक्ट किया है, वो कह रहे हैं कि B2 के 2 भी सर्टिफिकेट हो तो काफ़ी है एक बार, उसके बाद जाने से पहले तो करने पड़ेंगे। हैंड रेज कर लो, एक एक करके मैं खुद नाम लूंगा आपके। ऐसे हैं कि ये चांस है। नर्सिंग का सुनूंगा, अभी आपकी बात पूरी कर लूँ अपनी। उसके बाद में दूसरा जो है हमारे पास अभी लॉजिस्टिक की 10 सीट्स आई है। पहले मैं आज चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे कितने लोग हैं, उसके बाद में आप भी रजिस्टर कर सकते हो। दूसरा लॉजिस्टिक हो गया, और तीसरा ड्राइवर में आउसबिल्डिंग, ड्राइविंग का जो आउसबिल्डिंग है, लेकिन उसमें यह है कि B1 पे चल तो जाएगा काम, लॉजिस्टिक वाला भी B1 पे है। ड्राइवर वाले में वो कह रहे हैं कि हैवी लाइसेंस होना चाहिए उनके पास और 1-2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो जो लोग इन 3 में कंफर्टेबल हैं वो तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन लेंगे। और उसके अलावा जो आउसबिल्डिंग की सीट्स आने वाली हैं होटल वगैरह में हर बार आती हैं, नर्सिंग में भी हर बार रहती हैं, वो अभी एक एक करके पेज खुलेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक करके मैं आपके सवाल लेता हूं ताकि ज़्यादातर फ्रेंड्स को चांस मिले। सबसे पहले मोहम्मद उवैस, मैं खुद आपका नाम लूंगा यहां से, उसके बाद में आपको बोलना है और टू द पॉइंट रखेंगे अपनी बात। मोहम्मद उवैस प्लीज, यू कैन आस्क। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा ये सवाल था, मैंने B1 कर रखी है सर। क्या नर्सिंग असिस्टेंट हाउस बिल्डिंग जो होती है सर B1 पे, उसकी वैकेंसीज हैं सर, क्या आने वाली हो सर? अभी मैंने बताया कि वैकेंसी किस किस की आ सकती है, कई बार हमको भी पता नहीं रहता, लास्ट मोमेंट में मान लो उसके पास सीट नहीं रहे और तो अभी 3 की आई है। उसके बाद में जैसे जैसे आएंगी, जिस भी हाउस बिल्डिंग में आप इंटरेस्टेड हो आप हमको लिखेंगे, नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। और मैंने यहाँ पे ऑफिस में बता रखा है कि जो पर्सन जिस हाउस बिल्डिंग के लिए इंटरेस्ट दिखाए, जैसे ही आए सबसे पहले उनको कांटेक्ट किया जाए ताकि फेयर रहे। तो अभी हमारे पास 3 की आ गई है, लेकिन बाकी की जैसे जैसे आएगी आपकी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी, तो सबसे पहले आपको शेयर करेंगे। ओके सर, लॉजिस्टिक में क्या स्टाइपेंडियम रहने वाला है? लॉजिस्टिक में भी 1200 है आई थिंक। सत्यन जी कितना है स्टाइफंड? यहाँ पे है कोई स्टूडेंट जिसका लॉजिस्टिक में हुआ है और स्टाइफंड का उन्होंने देखा है? आई थिंक इट इज 1200। हाँ 1200 है भाई लॉजिस्टिक में। यस ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट इज प्रदीप सिंह। हेलो सर, गुड टाग। गुड टाग सर, ये बोल रहा था मेरा जैसे वीजा प्रोसेस हो गया है और उसमें नोटरी 10th और +2 और एक्सपीरियंस के ऊपर में नोटरी की मोड नहीं है, तो इससे कोई इशू तो नहीं होगा? एक मिनट वापस से बोलो, 10th और 12th पे क्या नहीं है? नोटरी की मोड सर, नोटरी हाँ कोड में लगती है, तो नोटरी करा लो, उसमें क्या है? नहीं है तो सर अपलोड कर दिए मैंने, भेज दिए ऑलरेडी? हाँ यस सर। तो अब जब भेज दिए तो वो तो उनको डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे लेते हैं। मेरे ख्याल से इसको पॉजिटिवली वो मान भी सकते हैं। अच्छा सर, क्योंकि हर बार हमको ऐसा नहीं कहा गया, कि उनकी नोटरी करा के भेजो, लेकिन किसी ने हमको कहा है उनका हम करा के भेजते हैं, तो ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं वो। तो आप अभी परेशान मत हो सर। जैसे मेरे 7 लोगों का वीजा आ गया, जैसे 2-3 फ्रेंड हैं, 7 लोगों का पूछ रहा
जी, उनका आ गया और आपका नहीं आया? नहीं आया सर अभी तक। तो आप उनको मेल लिखो ना, वो बता देंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वो तो कॉन्टेक्ट कर। ओके, नेक्स्ट वन इज अजय एंड देन सौरभ। अजय, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। थैंक यू सर मौका देने के लिए। और मेरा सर B1 कंप्लीट है और मैंने डिसाइड किया है कि मुझे लॉजिस्टिक में अप्लाई करना है। तो अगर मान लीजिए हमें मार्च इनटेक में जाना हो तो किस टाइम तक मैक्सिमम हमें रजिस्ट्रेशन कर देना हो चाहिए? देखो, जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं हम्म, वो तो अब जैसे ही उनका वीजा का वेट कर रहे हैं, हम लोग जैसे ही आ जाएगा हम उनको भेजेंगे। लेकिन आप कब जा पाएंगे ये मैं आपके डॉक्यूमेंट उनके पास भेज के और फिर कंफर्म कर पाऊंगा डेट। मेरे पास ऑलरेडी 10 सीट्स आई हैं और मैंने उनको ये भी बोल दिया कि 1-2 वीक के अंदर बच्चों का मैं फाइनल सिलेक्शन करके मेरे लेवल पे फिर शेयर करूंगा। तो वो इंटरव्यू में आपको सेलेक्ट कर देते हैं, तब वो बता देंगे कि कब तक हम आपको बुला सकते हैं। एंड सर मेरी एज 27 है, तो मुझे गैप वगैरह जस्टिफाई करना पड़ेगा? करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं आप क्या कर रहे थे। भले ही कई बार आपके पास सर्टिफिकेट ना भी हो किसी कारण से, तो भी हम लोग उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन आपको जस्टिफाई तो करना ही चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंट भी लगता है। वो जानना भी चाहते हैं कि आप इस बीच में क्या कर रहे थे। तो सही है। हाँ। और ये जो आप सैलरी बता रहे थे अभी थोड़े टाइम पहले, ये ब्रूटो होती है या नेटो होती है? ये तो ब्रूटो होती है, इसके बाद में टैक्स कटेगा आपका। ओके, और इसमें कितना टैक्स होता है सर? देखो, कई बच्चे पूछना भी चाहते हैं टैक्स कितना कटेगा। आप ऑनलाइन खुद चेक कर सकते हो, जर्मन टैक्स कैलकुलेटर, उसमें अपनी सैलरी डालोगे, अपने आप वो बता देंगे कि कितना आपको मिलने वाला है। क्योंकि जो आपका जो टैक्स कटता है उसमें आपका इंश्योरेंस कटता है, मेन तो इंश्योरेंस कट रहा होता है। सही है सर। उसके अलावा आप मान लो कि कल को आपकी बाद में जॉब चली गई तो उसके बदले में आप तो भी आपको मिलता रहता है ना। ऐसे 3-4 उसमें वो हैं जिसके पैसे कट रहे होते हैं आपके। तो आपको मान लो कि आपने इंश्योरेंस कराया तो उसका फायदा आप ही को मिलने वाला है। आपका टैक्स बन रहा है तो कट जाएगा, नहीं बन रहा है तो नहीं कटेगा अकॉर्डिंगली। लेकिन वो आप ही के लिए है, उसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि वो केवल आपका नहीं, वो जनरल है सबके लिए। और सर मुझे आपसे प्रोसेस करवाने के लिए इस नंबर पर मैसेज करना है जो आपने दिया हुआ है? हाँ, 2 नंबर दे रखे हैं, इन पे आपको मैसेज करना है और बात करनी है बाद में डॉक्यूमेंट। और अभी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या भेज दूं सर? डॉक्यूमेंट में आपका 10th 12th की मार्कशीट, ओके, आपका यूरो पास CV, ओके, जिसमें फोटो होती है राइट में, राइट। ओके, उसके अलावा अपना डेट ऑफ बर्थ भेज दो, ओके, और रिज्यूमे तो हो ही गया। एक अपना 60 सेकेंड, वो और थोड़ा कम भी हो सकता है, 40 से 60 सेकेंड के बीच में एक अपना वीडियो बना के भेज दो इंट्रोडक्शन का, ताकि उनको ये आइडिया लग जाए कि ये जर्मन कैसे बोलता है, वो एक अंदाजा पहले से चाहते हैं। ओके सर ना। इसके अलावा आपने 10th 12th के अलावा कोई और पढ़ाई करी है, मान लो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो उसका डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आपने अगर एक्सपीरियंस ले रखा है, कहीं काम किया हुआ है, तो उसका सर्टिफिकेट। ये सर पासपोर्ट मेरा 12th तक कंप्लीट है और उसके बाद मैंने बैचलर्स भी किया हुआ है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है, तो वो भेजना पड़ेगा मुझे? भेज दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भेजना चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा, ताकि उनको ये पता भी चले कि 12th के बाद में इसने हायर स्टडीज का सोचा था, प्लान भी किया था ग्रेजुएट होने का, फिर इसके समझ में आ गई कि मेरे को तो आउसबिल्डिंग में जाना है, तो उसको करने की क्या जरूरत है। मतलब उसको नेगेटिव देखा जाए ऐसा नहीं है, तो देना चाहिए आपको, उससे जस्टिफाई भी होता है आप क्या कर रहे थे। तो ये ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। थैंक यू। वेलकम। नाउ अजय का हो गया, सौरभ। सर गुड डे सर। गुड ठाक सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है सर, मेरा 29 अक्टूबर में बेंस का एग्जाम है, तो रिजल्ट शायद लगभग दिसंबर का फर्स्ट वीक हो जाएगा, तो उसके बाद क्या मैं मार्च का इंटेक जो है ना सर, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 महीने रह जाएगा, तो उस टाइम पे क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि मार्च इंटेक का मार्च इंटेक के लिए दिसंबर में रिजल्ट आएगा? तो मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि एक्चुअली हम तो अक्टूबर तक श्योरिटी मान के चलते हैं। उसके बाद में नवंबर में भी कब तक वो लेते हैं उन पे डिपेंड रहता है। कई बार क्या होता है कि मान लो हमको कैंडिडेट के लिए बोला और हमने जो थे वो भेज दिए और बाकी वो कहीं और से ले लेंगे, फिर ऐसा भी रहता है ना। तो उनकी सीट खाली नहीं जानी चाहिए। आपके पास जैसे ही सर्टिफिकेट आए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, उस टाइम पे हम देख लेंगे कि भाई कहाँ कहाँ वैकेंसी है।
ओके सर। और बाकी दूसरा जो क्वेश्चन है मेरा कि आपके पास फिजियोथेरेपी का कोई कुछ प्रॉब्लम है क्या सर? लास्ट टू लास्ट टाइम हमसे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए पूछा था। पिछली बार फिजियोथेरेपिस्ट की नहीं आई थी। अब अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको अपडेट करूंगा जैसे ही कोई आएगी। आप इसी नंबर पे, इनमें से दोनों नंबर हैं, दोनों पे भेज देना भले ही, या इस नंबर पे भेज देना कि मेरे को फिजियोथेरेपी में ही जाना है। तो ऐसे कर दोगे तो इनको पता रहेगा। ये क्या, फिर एक डेटा बना के रखेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए किसने इंटरेस्ट दिखाया है, फिर उन्हीं को कांटेक्ट करेंगे सीट आते ही, कोई भी इंफॉर्मेशन। सर और इसमें सर मतलब क्या ब्रांड्स में हो जाएगा कि फिजियोथेरेपिस्ट के? क्या हो जाएगा? मतलब फिजियोथेरेपी जो है ना सर, इसमें क्या ब्रांड्स में होगा या बेस में चाहिए सर? भाई हो सकता है बेस वाई मांग ले इसके लिए, क्योंकि ये फिजियोथेरेपी में भी पढ़ाई तो ठीक रहती है। नर्सिंग और फिजियोथेरेपिस्ट में पहले हमारे पास जब मांगा था तो B1 मांगा था, लेकिन B1 पे तो हम लोग अभी तक लगातार ही भेज रहे थे। इस बार भी 1% जा ही रहा है, लेकिन मुझे लगता है फिजियोथेरेपिस्ट में B2 मांगेंगे। अभी है नहीं सीट, लेकिन मुझे लगता है B2 मांगेंगे। बाकी जैसे ही अपडेट आया आपके साथ शेयर करेंगे एकदम ट्रांसपेरेंटली, जो भी इंफॉर्मेशन होगी। आप अपना B1 पहले क्लियर करो और अपडेट करो हमको, इस बीच में हम आपको अपडेट कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ब्रिटिश ऑन नेक्स्ट इज ऋषभ एंड देन आर्यन। ऋषभ। हेलो सर, अभी मेरा B1 का एग्जाम लिख हो गया है, पास हो गया हूँ, 3-4 महीने हो गए हैं। ओके तो लाइक अगर मुझे लॉजिस्टिक में अप्लाई करना है तो मुझे मार्जिन टेक मिल जाएगा? देखो, लॉजिस्टिक में जिन बच्चों का ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है वो जाएंगे। अभी तो आप हमारे पास जैसे ही लॉजिस्टिक वाले बच्चे आएंगे उनका इंटरव्यू लेके मैं उनके पास शेयर करूंगा। वो इंटरव्यू लेके आपको डेट बताएंगे कि हम आपको कब तक बुला लेंगे। ओके। अपकमिंग इनटेक है, उसी के लिए बोला है उन्होंने मेरे को। लेकिन एक बार आपका डायरेक्ट सिलेक्शन के बाद में एक इंटरव्यू मतलब इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है सर। मैंने भी उनसे पूछा है कि ये मतलब अभी जो सिलेक्ट हुए हैं ये बच्चे जाएंगे अभी तो आप उनको जो नए वालों को भी इसमें बुला लोगे क्या? वो कह रहे हैं एक बार बच्चों को आने दो, हम लोग इन्फॉर्म करेंगे आपको एज सुन एज पॉसिबल। हमको तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, तो हम लोग 10 अच्छा सर, जल्दी जो बुला 11 अभी गए नहीं है, मतलब जो 11 बच्चे भी गए नहीं है वो जाएंगे? 11 बच्चे अभी गए नहीं है, उनका वीजा का प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, तो वो मार्च में जाएंगे? हाँ, उनका मार्च में नहीं, उनका तो अभी जल्दी। वो कह रहे हैं कि अच्छा। मान लो वीजा आ गया तो अक्टूबर नवंबर कभी भी बुला सकते हैं, वीजा का ही है वेट। अच्छा अच्छा, ऑलरेडी ठीक है सर, ये पूछना था। ऑलरेडी वीजा एक्चुअली लेट भी हुआ है, नहीं तो उनको अभी तक चले जाना चाहिए था। ठीक है सर, इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह होती है सर, ये पूछना था। और बिल्कुल इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएंगे हम लोग यहाँ पे लगातार, पूरे कॉन्फिडेंट। पहली बात तो आपको बताऊं कि पहले मैं संतुष्ट होता हूं, कॉन्फिडेंट, मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि ये बच्चा वहां इंटरव्यू कर लेता, उसको मैं फॉरवर्ड करता हूं। अदरवाइज तो फेल कराने के लिए तो इंटरव्यू कराने का कोई मकसद भी नहीं है अपना। तो पहले उसकी प्रिपरेशन कराते हैं, उसके बाद में इंटरव्यू कराते हैं। जैसे कि सर मैंने सुना कि और कुछ बिल्डिंग में से होटल वगैरह में आजकल एक्सपीरियंस मांगते हैं ना, मतलब बहुत जगह बोलते हैं कि एक्सपीरियंस चाहिए हमें अगर होटल में जा रहे हैं तो उसमें फिर वो इंटरव्यू मांगते हैं। लेकिन कोई अगर मांगेगा तो मांगेगा, वो तो उनकी खुद की चॉइस है। तो उसमें वो लैंग्वेज जैसे कि B1 का रखा है, तो B1 के हिसाब से इंटरव्यू लेते नहीं, तो मतलब कहते हैं कि और अच्छी लैंग्वेज करो और अपना मतलब और अच्छा बोलो। हर कोई अगर B2 कर लेगा तो बेटर है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अगर मान लो उनके पास सपोज उन्होंने B1 मांगा, लेकिन उनके पास सीट 5 है और 4 लोगों ने B2 वालों ने अप्लाई कर दिया और एक B1 वाला कर रहा है, तो पहले 4 उनको लेंगे। ये अंडरस्टूड है, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता है कि जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको लिया जाता है। नहीं वही पूछ रहा था कि बिकॉज इन होटल में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ना, तो मैं उसी लॉजिस्टिक वगैरह का पूछ रहा था कि लॉजिस्टिक में भी क्या इतना इतना ही इतना हाई कम्युनिकेशन वाला इंटरव्यू होगा या थोड़ा सा वो मिलेगा? लॉजिस्टिक में B1 वालों का पक्का हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे यहाँ पे उन्होंने 1-2 को ही रिजेक्ट किया था, मेरे ख्याल से 2-1 लोगों को रिजेक्ट किया था, बाकी का सबका हुआ था। इसलिए तो सर मैं भी मतलब इसका मतलब नहीं है कि लैंग्वेज हल्की होनी चाहिए, लैंग्वेज बढ़िया ही बच्चों की इसलिए हुआ है। तो आप लोग अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल लैंग्वेज जितनी बढ़िया रखोगे उतना अच्छा है। मैं सर भी B2 कर रहा हूँ और मतलब खुद से सेल्फ स्टडी करके अभी, और ताकि मैं दिसंबर तक एग्जाम देने का सोच रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे इंटरव्यू वगैरह के लिए भी चाहिए, मतलब इसलिए पूछ रहा था। देखो, इंटरव्यू आप अपने एग्जाम पे फोकस करो, इंटरव्यू की तैयारी कराना तो हमारी ड्यूटी है।
आप अपने इंटरव्यू पहले अपनी एग्जाम ही क्लियर करोगे ना, तो पूरा फोकस अभी एग्जाम पे ही लगाओ, नहीं तो डिस्टर्ब होगे। और उससे पहले कुछ होना भी नहीं है, B1 पास ही नहीं है उसको कोई लेगा नहीं, इसलिए पहले अभी B1 पास हूँ सर। अच्छा B1 पास हो आप, B1 पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपका मैं प्रोसेस चालू कराना चाह रहा था। हाँ हाँ आपका फिर इमीडिएटली कर सकते हैं, फिर इंटरव्यू की इधर चलती रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, थैंक यू सर। बस मैं कुछ वेलकम आर्यन एंड देन नमिष्ट। आर्यन। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर मैंने B1 कर रखी है और मेरे को मार्च इनटेक में जाना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास? मार्च इनटेक में जाना है आपके पास, ड्राइवर में जाना चाहते हो क्या? नहीं सर, मेरे पास वैसे लाइसेंस तो है, मतलब ऐसे प्रोफेशनल वाला नहीं है। प्रोफेशनल वाला नहीं है मतलब हैवी वाला नहीं है? मतलब हैवी वाला नहीं है। ओके ओके, नहीं वो तो हैवी वाला ही चाहिए उसमें तो हमारे हाँ जी। अभी तक देखो आज सितंबर 20 हो गया, आज 20 तारीख है ना? हाँ जी हाँ जी। अब लगातार जैसे जो नर्सिंग वाली बताई वो हमारे पास कल ही आई है, उससे पहले ये 2 फील्ड आए थे, कल नर्सिंग वाली है। अब लगातार एक के बाद एक जो भी फील्ड में आएगी हम लोग आपको शेयर करेंगे कि मार्च में किस किस में भेज सकते हैं। तो हम लोग हमारे पास जो सीट आ जाती है उसके हिसाब से ही रजिस्टर करते हैं। अब इन 3 के लिए कोई इंटरेस्टेड है उनको रजिस्टर करेंगे हम लोग, उसके बाद में जो नहीं आएंगे फिर मैं सेशन भी रख सकता हूं, आप लोगों को अपडेट कर देंगे, फिर हम आपको बता पाएंगे कि इस वाले फील्ड में आपको भेज सकते हैं क्या मार्च में। ओके सर। उसका कारण एक ये भी है कि पिछले सेशन में क्या हुआ कि हम लोग B1 पे नर्सिंग में भेज रहे थे, राइट, लेकिन नर्सिंग में कुछ बच्चों का हुआ नहीं, तो फिर ये उन बच्चों का तो एक तरह से टाइम ही वेस्ट हुआ ना, उधर इंटरव्यू मान लो कोई ले ही नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम लोग जो सीट आ जाएंगी उसी में रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओके सर। ओके, नेक्स्ट वन प्लीज। नमेश अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। हेलो, गुड टाग सर। गुड टाग सर, मुझे डॉक्यूमेंट्स का पूछना था। डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाने पड़ते हैं वहाँ पे जाने के लिए, भेजने के लिए, तो हम कहाँ से करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट? देखो हम लोग तो मतलब प्रोफेशनल लोगों से करवाते हैं, जिनके पास मोहर हो उनसे, क्योंकि आप मान लो किसी से ट्रांसलेट करवाओ और पता चले वो गूगल से ट्रांसलेट कर के चिपका दे, तो फिर तो वो नो सर, मतलब ऑफिशियल ट्रांसलेटर्स कौन है उनके बारे में? तो हम ई लैंग्वेज स्टूडियो में हम लोग जो हमारे स्टूडेंट्स का या जो भी हमारे थ्रू जाते हैं उनका ट्रांसलेशन कराना होता है, तो एक प्रॉपर एजेंसी के थ्रू ही कराते हैं या प्रोफेसर लोगों से कराते हैं, जैसे अपने प्रोफेसर मूर्ति सर हुए, इस तरीके के जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो अपना ठप्पा भी लगा सकते हैं। यस सर। ऐसे लोगों से ही करवाना चाहिए जिसपे आपको यस ट्रस्ट सर, भी वो हो। तो है। तो हम लोग हमेशा ऐसे ट्रस्टवर्दी पर्सन से, ऑर्गेनाइजेशन से ही कराते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि मान लो उस कारण से दिक्कत आ गई तो फिर सारा प्रोसेस ही बेकार हो गया, कोई भी मान लो करेगा और दिक्कत अपने हो जाएगी। इसलिए जहाँ पे अपन को ट्रस्ट हो, जिस पे हम भरोसा करते हैं, उसी से कराते हैं। सर, हम यहाँ पे बठिंडा में रहते हैं, तो यहाँ पे है कोई एजेंसी आपके जो आपको पता हो यहाँ पे कर दे? जो आपके यहाँ पे होना जरूरी नहीं है, और एजेंसी का वो कहीं की भी हो सकती है। आपके पास सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी, हार्ड कॉपी भी आपके पास भिजवा देंगे। जैसे मान लो कि आपको करवाने हो तो मैं पूछ लूंगा, आप तो यहाँ पे भेज देना, है ना, और आपके पास सॉफ्ट कॉपी तुरंत आ जाएगी जैसे ट्रांसलेशन हो जाएगा, फिर हार्ड कॉपी भी आपको डिस्पैच करवा देंगे। ओके सर। और सर इनकी फीस कितनी है? फीस अभी हम लोग पर पेज के हिसाब से 1200 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, प्लस डिस्पैच की। ओके सर। पर पेज 1200 रुपए प्लस जो भी डिस्पैच का जो लगता है वो, ये चार्ज कर रहे हैं हम लोग अभी। ओके सर। ओके, MSD। हेलो सर जी सर, मेरा एक और क्वेश्चन था। जैसे सर मुझे B2 के बारे में पूछना था। B2 का बैच कब स्टार्ट होगा आपका? B2 करनी हो तो एक बैच तो अभी मंडे से ही हो रहा है, सर का ही हो रहा है, प्रोफेसर सर का ही हो रहा है। मेरा B2 अभी चल रहा है, वो कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको बता पाऊंगा। आप यहाँ पे कॉल करके पूछ लीजिए जो भी। ओके सर, किस नंबर पे कॉल करनी है? नंबर यहाँ आ रखा है 7597559400।
ओके सर, इनसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमें? हाँ बिल्कुल मिलेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। भाई जो भी अपना सवाल पूछते हैं एटलीस्ट ये जरूर बताएं अपना नाम, कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, प्लीज। सर मेरा नाम परनीत कौर है और मैं रावला से रहती हूँ, रावला में रहती हूँ और अभी मैं स्टडी के लिए बठिंडा आई हुई हूँ। ओ ग्रेट, बहुत बढ़िया, गुड। यस सर, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट इज MSD, योर इंट्रोडक्शन प्लीज। हेलो सर, माय नेम इज़ मोहम्मद साहिब, आई एम फ्रॉम दिल्ली। सर मुझे ये पूछना था कि इसके इंटरव्यू कब तक हो जाएंगे मार्च इंटेक के लिए? मार्च इंटेक के इंटरव्यू आप ये मान के चलो अक्टूबर तक करवाएंगे, नहीं तो फिर कैसे ही होगा। अच्छा, अक्टूबर तक फाइनल इंटरव्यू जाएंगे? पूरे ही होंगे जो होंगे वो, और हो सकता है कोई नवंबर में भी हो जाएं। नवंबर के बाद में चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो सर मैं कब कांटेक्ट करूँ आपको? मेरा B1 जल्दी का आपके पास B1 का सर्टिफिकेट आ जाए आप कांटेक्ट करें। नहीं, सर्टिफिकेट है सर मेरे पास। है तो फिर ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, अपने डॉक्यूमेंट इस नंबर पे भेज दो सीधा, 7240061884। ओके सर, मैं करता हूँ। वेलकम। इंदुराज। नमस्ते सर। नमस्ते इंदु। सर मुझे ये पूछना था, ये आप जो इंटरव्यू बोल रहे हैं नर्सिंग की, तो वो सर इस मंडे है या फिर कब है वो? आपके पास B2 का एक दो कोई है क्लियर? सर मैंने दिए हुए हैं 2 एग्जाम B2 के और उसका रिजल्ट सितंबर एंड तक आ जाएगा या फिर 1 अक्टूबर में आ जाएगा। तो और नेक्स्ट जी आप जी मेरे साथ शेयर करो, मैं ये स्थिति उनको बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये बोला है कि एटलीस्ट 2 B2 के 2 तो क्लियर हो, ये बोला है उन्होंने। जनरली तो अभी ज्यादातर लोगों ने स्ट्रिक्टली B2 कर दिया, लेकिन आप मेरे को डॉक्यूमेंट भेजो, एक बार बात करूंगा, हो सकता है कि इंटरव्यू वो लेके और उससे अलाउ करे तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा। लग रहा है आपको ठीक था पेपर? यस सर, मुझे वैसे कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा। लीजन और यूरिन दिया सर मैंने। ओके, अच्छे और जी, और 2 एग्जाम सर मैं भी दे रही हूँ फिर से, इसी मंथ में उसकी सीट्स खुलेंगे और नवंबर में प्रेशर और स्टाइपेंड दे दूंगी। ऑल द बेस्ट। यस सर। ओके सर, तो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ डॉक्यूमेंट्स? यस, थैंक यू सर सो मच। वेलकम। इंदु, तुम दिल्ली में हो अभी या पंजाब में हो? सर पंजाब में ही हूँ अभी। ओके, ऑल राइट। जी सर। सुरजीत सिंह, योर इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन। यस गुड मॉर्निंग सर, सुरजीत सिंह सर, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और करंटली मैं अभी दुबई में हूँ सर। ओके। मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ, जैसे कि मेरे को 9+ ईयर का एक्सपीरियंस है। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि ये सर मैं आपके A1 में भी एनरोल्ड हूँ सर, अभी A1 क्लासेस ले रहा हूँ आपसे इस वाले में, ओके राइट। तो सर मैं एक्चुअली सर मेरा कंसर्न मेरी वाइफ के रिगार्डिंग है, जो कि फार्मासिस्ट है सर, अभी डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ उन्होंने। फार्मेसी किया हुआ है? डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा। ओके, तो नर्सिंग ऑफिसर कैसे काम कर रहे हो फिर? सर मैं तो नर्सिंग ऑफिसर हूँ, मैं वाइफ के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है। देखो डिप्लोमा इन फार्मेसी का आप मतलब कोई डायरेक्ट प्लेसमेंट या नर्सिंग आउसबिल्डिंग हमारे पास अभी कभी आया भी नहीं है, आता भी नहीं है जनरली, तो उसका तो कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो ही शेयर कर पाएंगे। हर बार हर सेशन में बच्चे जरूर पूछते हैं मेरे से इस बारे में, लेकिन ऐसा कोई डेवलपमेंट इसमें हुआ नहीं अभी। सर जैसे डायरेक्ट अगर लैंग्वेज पे अगर जाते हैं तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में कुछ है सर, वहाँ पे स्कोप है जैसे कुछ? वही कह रहा हूँ कि हमारे पास इसकी डायरेक्ट कोई वो आती नहीं है। ओके। तो अभी के हिसाब से तो हम लोग उसमें भेज ही नहीं सकते, कोई आउसबिल्डिंग प्रोग्राम ढूंढना पड़े या फिर उससे रिलेटेड कोई आए। आपने अपना तय कर रखा है जर्मनी जाना? तो मेरा तो है सर, जर्मनी जाना है सर मुझे। तो आपने तय कर लिया, आपने अपना भी कर लिया एटलीस्ट, तो अपनी वाइफ को जर्मन सिखाओ आप, ताकि लास्ट मोमेंट में तो एकदम से नहीं होती ना, लैंग्वेज सीखने में भी टाइम मिलता है, चाहिए टाइम चाहिए होता है। तो आप उनको जर्मन सिखाओ, आप जाओगे तो भी उनको जर्मन चाहिएगी, अदरवाइज इंडिपेंडेंट उनको कोई रास्ता मिल गया तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट गजेंद्र बिरजानिया। Hallo, guten Tag, Sir. Guten Tag, Gajen. Wie geht es Ihnen? Perfect. Und dir? Es geht mir auch gut. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने ऑलरेडी होटल मैनेजमेंट में इंटरव्यू दे दिया है, ओके।
बेरुसुल्ला के साथ भी हो गया और मेरा डायरेक्ट होटल बेत्रिक के साथ भी हो गया बहुत पिछले मंथ। बट अभी तक मेरा कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, मतलब क्या सीन हो सकता है? अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं आया मेरे को, कौन सा इनटेक मिल सकता है? आप मेल करके उनसे पूछो। वो बोल रहे पहले मेल किया तो बोला सितंबर के फर्स्ट वीक में सेकंड वीक में आ जाएगा, तो मैंने वेट कर लिया। अब सितंबर एंडिंग आ रही है, तो मतलब मेरा कौन सा इंटेक हो सकता है? मतलब इंटरव्यू मेरे दोनों क्लियर है, बेरुसुल्ला के अंदर मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है और होटल वाले बेहतरीन। ऐसे मामलों में जनरली क्या होता है कि वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई छोड़ के जाए, मे बी कि उन्होंने मान लो लेने थे इंटरव्यू, एक आध के एक्स्ट्रा ले लिए, लेके रख लिए, और कई करते हैं ना बच्चे ऐसे, वहाँ जाने के बाद में चेंज कर लेते हैं इस तरह से, जो कि नहीं करना चाहिए। तो अब हो सकता है कि वो इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि कोई ऐसे लग रहा हो छोड़ के या तो कोई जाए या अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो उसको फ्री करें, ऐसा भी हो सकता है। तो वो किस में हो सकता है इसकी मैं कैसे बताऊं, वो तो वो खुद ही बताएंगे। अच्छा, बट ये डाउट था कि मतलब इनटेक मतलब कौन सा लग सकता है? जैसे अभी मेरा ऑफर लेटर आ जाए तो मेरा इनटेक मार्च ही होगा। अभी आ जाए तो मार्च ही होगा ऑफ कोर्स। तो मार्च इनटेक होता है तो सर वहाँ पे जैसे कि मार्च में लैंड करना पड़ता है क्या जर्मनी में? वो पहले थोड़ी बोला। आपका 1 सितंबर से शुरू हो चुका क्या उधर? क्या कौन सा? मतलब जो आपको ऑफर लेटर मिला था उसके हिसाब से 1 सितंबर था वो? हाँ, 1 सितंबर से पहले ही हो गया। मतलब उन्होंने ऑफर लेटर भी नहीं दिया, अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी? नहीं, मेरा अगस्त में लास्ट में हुआ था, मेरा पहले बेरुसुल्ला का हुआ, फिर उसके 25 दिन बाद में मेरा डायरेक्ट बेहतरीन के साथ हुआ होटल में। नहीं, आपको किसने बोला आप सेलेक्ट हो गए? मेल आया था मेरे पास सर। अच्छा, मेल आ रखा है ऑलरेडी कि आप सेलेक्ट ऑलरेडी? हाँ, सब दोनों का मेल आ रखा है। और उन्होंने क्या बोला कि सितंबर के लिए सिलेक्टेड हो? नहीं, उन्होंने बोला कि आप एस्टे अनुआ, मतलब उन्होंने बोला कि 1 जनवरी तक के लिए सिलेक्ट हो आप, ऐसे बोला था। हाँ, तो फिर तो क्लियर कर ही दिया ना उन्होंने, फिर तो ऑफर लेटर आ जाएगा अगस्त में ही। तो बोला है आपको, मेल अगस्त में ही आया ना? यस सर, या हाँ, आ जाएगा। 1 महीने तक वो नॉर्मल ले ही लेते हैं, कभी 15 दिन में भी दे देते हैं, कभी 1 महीने ले लेते हैं। तो अभी तो आपका कोई संकट के बादल अभी है नहीं, चिंता मत करो। एक क्वेश्चन और था, जैसे कि वीजा प्रोसेसिंग होती है, जैसे ऑफर लेटर आया, इसमें कितना टाइम लग जाता है सर? अब वीजा पे डिपेंड करता है स्लॉट आपका कैसे बुक हो। एक बार वहाँ से आने दो, फिर क्या स्लॉट्स लगातार चेक करते रहना पड़ता है, और फिर आपको स्लॉट मिलता है, उसमें भी कभी कभी 1-2 महीने तो लग ही जाते हैं। उधर से एक बार क्लियर होने दो, लेकिन अभी कोई चिंता वाली बात नहीं है। जनवरी के लिए बोला है ना उन्होंने, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। बहुत शुभकामनाएं। सिमरत, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैंने भी आपका ना A1 का रिकॉर्डिंग का बैच लिया है, तो सर मेरे ना 2 डाउट है। एक तो ये डाउट है कि मेरी एज अभी होगी 24 साल, बट मैंने 12th करी थी 2019 में, तो मतलब 6 साल पहले। तो उसके बाद बैचलर्स में एडमिशन लिया था, बट वो ड्रॉप कर दी। तो तब से फिर मैं फैमिली बिजनेस में लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरे अकाउंट में कोई सैलरी नहीं आ रही। तो ये गैप मतलब हो जाएगा जस्टिफाई कि नहीं? हो जाएगा अगले साल तक? अभी तो 1 साल मुझे सीखने में लग जाएगा लैंग्वेज अभी। आप उनको जैसे मान लो ग्रेजुएशन भी तो स्टार्ट करी थी ना आपने, बट वो सब छोड़ दी मैंने एक्चुअली। कोई बात नहीं, आपने छोड़ दी लास्ट मोमेंट में। आप उनको बता सकते हो कि भाई मैंने स्टार्ट करी थी लेकिन मैंने छोड़ दी, फिर फैमिली बिजनेस का आप उनको हो जाएगा जस्टिफाई। अच्छा, कि मेरे सैलरी स्लिप तो नहीं मांगते थे अकाउंट में? जनरली नहीं मांगते, भरोसा करते हैं अपने पे। और सर एक और डाउट था सर, एक्चुअली ना मैं ausbildung.de की जो वेबसाइट है उस पर जैसे मैं देख रहा था सर, उसमें ना सारा सितंबर का ही आ रहा है, मतलब कोई मार्च इनटेक की कोई आई नहीं रही। तो वो आपको इंटरनली मिलती है कि कैसे होता है? मतलब ausbildung जैसे मैं वो वेबसाइट है उनकी मार्च और .de वाली, दोनों में ही रहता है वहाँ पे। नहीं मतलब हाँ सारी सितंबर की, हाँ मतलब बिल्कुल दिखी नहीं। ausbildung.de जो वहाँ की वेबसाइट है सारी सितंबर 2026 की दिख रही है, बट कोई मार्च 2026 की कोई भी नहीं दिख रही, मतलब मुझे एक भी इनकी वेबसाइट पे। ओके, नहीं मार्च में भी होता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मार्च में भी होता है। तो सर उनका स्कूल भी साथ में स्टार्ट होता है कि उनका स्कूल फिर सितंबर में स्टार्ट होता है? नहीं, साथ ही स्टार्ट होता है। मार्च वालों का मार्च में ही स्टार्ट हो जाता है, सितंबर वालों का सितंबर में हो जाता है। ओके। और सर एक आखिरी सर, ausbildung जैसे लॉजिस्टिक्स में जा रहे हैं तो उसमें कोई हमें क्या ज्यादा भारी सामान उठाना होता है या किस तरह का काम होता है? जैसे
देखो, हम कहीं भी जा रहे हैं तो आप ये समझो कि आप एज ए वर्कर जा रहे हो, साथ में मेंटली एकदम क्लियर रहना चाहिए हमको। तो जो लॉजिस्टिक वाला है, जनरली उनके पास पैकेट्स आते हैं सामान के, तो 5 किलो से 15 किलो तक के पैकेट आना नॉर्मल बात है। कभी कोई 20 किलो का भी आ गया तो ऐसे नहीं कह सकते कि मैं 20 का नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिजिकली स्ट्रांग लोग तो चाहिए ही उनको, जो काम भी कर सके। तो लॉजिस्टिक में बहुत, वैसे तो मशीन वगैरह भी खूब यूज होती हैं, लेकिन आपको 5 से लेकर 20 किलो तक का तो मेरे ख्याल से मेंटली रेडी रहना चाहिए। अब पूरे दिन ही कोई सामान उतार रहा है ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपको 5 से लेकर 15 किलो तक तो नॉर्मल उठाना ही पड़ेगा, और हो सकता है 5 से 20 किलो में आ जाए। और सारा काम केवल यही नहीं होता, इसके अलावा ऑफिस एंट्री का काम भी होता है कि कौन सा सामान अंदर आया बाहर गया, उसकी एंट्रीज भी आप ही करते हो। नए सामान कई बार ऑर्डर देना होता है, वो भी आप ही करते हो, क्योंकि आप अंदर जाके उनके पार्ट हो जाते हो ना। तो जो भी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड काम है सारे आपको सिखाए जाते हैं। तो वजन तो उठाने का आपको मेंटली रेडी रहना ही है। ओके। और सर, ऑल बिल्डिंग के बाद हम एकदम ट्रांसफर कर सकते हैं कि मास्टर, क्योंकि कुछ वीडियो में कहते हैं कि मास्टर भी कर सकते हो, वो सच है कि झूठ है? मतलब देखो, ग्रेजुएशन आपका हो गया, आउसबिल्डिंग कंप्लीट हुआ, उसके बाद में आप कमाई पे उतरते हो। आपको कमाई नहीं करनी सपोज, और वहीं की वहीं करना पहली बात तो आपको आउसबिल्डिंग में जाना ही इसलिए क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हो। आप अभी 3 साल लगाओगे और फिर पढ़ाई के फिर 3 साल लगाओगे, तो ऐसी समझदारी वाली बात लगी नहीं मुझे। आपको आउसबिल्डिंग करनी नहीं है, एक्चुअली आप रास्ता ढूंढ रहे हो जर्मनी जाने का। फैक्ट ये है, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इस तरीके से नहीं जाना चाहिए, आप परेशान होगे। क्योंकि एक बार आपको पीआर मिल जाए, आउसबिल्डिंग में जाके आप अपनी पीआर ले लेते हो, फिर तो आप पढ़ाई करो, बिजनेस करो, जो मर्जी है वो करो, लेकिन जब तक आपको पीआर नहीं मिलती आप ऐसे ही नहीं कर पाओगे। आप फ्री नहीं। यस, तो सर जर्मनी आगे ऑप्शन रहेगा मेरे पास, क्योंकि बैचलर तक 24 साल में तो किसी और कंट्री में हो गई, तो भी ये हाउस बिल्डिंग का ही ऑप्शन है। हाँ, तो फिर आप मन लगा के यही काम करो एक बार। थैंक यू। नेक्स्ट इज राज दत्ता, वेलकम। Oh yes sir, thank you sir. Guten Tag. वेलकम। यस राज। Hi sir. So I'm Raj from Kolkata. So मेरा अभी मैं A2 का पढ़ाई कर रहा हूँ, और by next year hopefully I B2 तक पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ। अब मेरा कंसर्न नहीं है कि मैंने ग्रेजुएशन तक तो की है, लेकिन उसके बाद कुछ फैमिली इश्यूज आ गए, तो इसके लिए मुझको कई साल तक फैमिली बिजनेस को संभालना पड़ा। तो मैं जर्मनी जाने का सपना तो बहुत दिनों से था, पर अभी मैं खुद के ऊपर कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं जर्मनी सीख रहा हूँ। तो अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ नर्सिंग या लॉजिस्टिक्स में, बट अभी यही दिक्कत है कि मेरा उम्र थोड़ा ज्यादा हो गया, अभी मैं 37 का हूँ, तो बाई 38 मुझको B2 तक टारगेट है। तो क्या मेरा कुछ चांसेस है या फिर? आपका कोई चांस नहीं है, हाउस बिल्डिंग में आपका कोई चांस नहीं है। आप तो जैसे और कोई रास्ता आपको मिले डायरेक्ट प्लेसमेंट का। अभी क्या बीच बीच में मेरे को कई लोग ऐसे भी कांटेक्ट करते हैं वो कि जर्मन मान लो B2 भी है, लेकिन लेबर में कोई जाना चाहता है, उस तरीके से कोई एंट्री हो जाए, या फिर कभी कभी डायरेक्ट प्लेसमेंट उनको चाहिए, लेकिन फिर वो वैकेंसी कभी क्लीनिंग की आती है, कभी वैकेंसी आती है ऑफिस, मतलब उसमें जैसे होटल में कोई वैकेंसी आ सकती है ना। अभी किचन हेल्पर की आई थी 1-2 वैकेंसी, उस तरीके से कभी कभी आती है। तो आपके पास लैंग्वेज का B1 B2 है तो आपके चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अदरवाइज ये हाउस बिल्डिंग वाले में आपका नहीं हो पाएगा। जी सर, तो क्या मुझको फिर लाइक मास्टर्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, या फिर क्योंकि मैंने कभी सुना है कि मास्टर में एज का इशू नहीं है, 37 है तो मास्टर में आप जरूर अप्लाई कर सकते हो, बट वो है उसमें। और आप उसमें हेल्प कर पाओगे तो उस मतलब एजुकेशन लाइन में, क्या आप उसमें हेल्प कर पाओगे अगर मास्टर्स का कहीं एडमिशन वगैरह? आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड जो है वो शेयर करो, इस नंबर पे कनेक्ट करो, आर्या मैडम या सुकन्या मैडम जो जिनके भी मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा, वो आपको हेल्प कर देंगे। जी जी, थैंक यू। ओके, श्योर। गौतम
and then Ashit. Your नमस्ते name, सर। mention please. मैं Namaste. मैं रांची झारखंड से हूँ। मेरा नाम गौतम है और नर्सिंग और लॉजिस्टिक के अलावा हाउस बिल्डिंग में क्या क्या फील्ड्स होती हैं, क्या आप बता सकते हैं? देखो फील्ड्स तो जर्मनी में तो कोई 300 तरह के फील्ड्स हैं। हमने कुछ कुछ फील्ड्स में 10-12 फील्ड में शायद हमने भेजा अभी तक। सो जनरली होटल रेस्टोरेंट का आता है, जैसे होटल फाकमान, रेस्टोरेंट फाकमान, फाकमान मतलब एक्सपर्ट, होटल एक्सपर्ट, रेस्टोरेंट एक्सपर्ट। इसके अलावा कुक का आता है। ये 3 लगातार आती रहती है। कभी ये जो मैकडोनाल्ड एक्सपर्ट, उसके लिए हाउस बिल्डिंग होती है बाकायदा 3 साल की। इसके अलावा ये कुछ कुछ आपको दिख रही हैं, जैसे शेमिकांट है, केमिस्ट के लिए आती है, प्रोसेस इंजीनियर है, लॉजिस्टिक है, डेंटल नर्सिंग है, होटल तो हो गया ऑलरेडी। इस तरह से 10-12 फील्ड हैं। आप अगर लिखोगे तो मैं आपको लिस्ट शेयर करा दूंगा कि इनके चांस हैं और अभी कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं। वो दोनों तरह की कि अभी ये अवेलेबल हैं, जनरली इनमें भेज रहे होते हैं हम लोग। नंबर पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दो, वो मैं बता सकता हूं। ओके सर। और मेरा एक और क्वेश्चन था कि 10th B2 का जो सर्टिफिकेट होता है ये कितने दिन तक का वैलिड होता है? देखो टेल्क हो चाहे ग्योथे हो, वो ये मान के चलते हैं कि जब आप अप्लाई कर रहे हो, जब वो इंटरव्यू ले रहे हैं ना आपका, उस टाइम पे वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ओके सर। मल्टीनेशनल कंपनीज में तो चलता है ज्यादा पुराना भी हो तो, लेकिन जर्मनी जाने के लिए वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए आपके टाइम ऑफ इंटरव्यू। और मैंने BBA कर रखा है सर, तो क्या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आती है जर्मनी से? देखो कोई भी आएगी तो हम आपके पास शेयर करेंगे। जनरली BBA और इस तरह की हमारे पास आती नहीं है। एक ऑफिस से रिलेटेड आई थी रिसेंटली, कुछ तो एक बार चेक करना पड़ेगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, अभी भी वो है क्या अवेलेबल, ऑफिस असिस्टेंट या ऐसे करके कुछ पूछा था किसी ने, है ना, रिसेंटली 1-2 वीक पहले की बात है। तो इस पे आप एक बार लिख दो, मैं स्टेटस चेक करवा के आपको बता सकता हूँ। उसके अलावा मैंने आपको बोला कि किचन हेल्पर की आई थी डायरेक्ट प्लेसमेंट की, ऐसे ही क्लीनिंग के लिए आई थी डायरेक्ट प्लेसमेंट की, नर्सेज के लिए आती है डायरेक्ट प्लेसमेंट की, ऐसे कुछ कुछ में आती है। तो आपने जो BBA का बोला मैं उसमें श्योर नहीं हूँ इसलिए बता नहीं सकता, लेकिन इस पे नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ लो कि वो क्या वैकेंसी थी और अभी भी अवेलेबल है क्या। ओके सर, थैंक यू। असित नेक्स्ट। Yeah, good afternoon, sir. My name is Ashit. I'm calling from Doha, Qatar. Sir, I have a experience of 11 years in driving field. Before I was in India, I was working with a small firm as a truck driver. Then after 3 years, I joined in an airport as a fire truck driver. So there I had 7 years of experience now. And now in Qatar also I'm here in a fire department. Okay. So driving as a fire truck only. So is there any option of like getting a direct placement or like some kind of a? जरूर आपके पास तो पूरे चांस हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप बाहर अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हो, अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास। जर्मन कितनी आती है आपको? सर अभी तो B1 का एग्जाम देना है हमने। B1 का एग्जाम देना है ना, तो इसका मतलब है आप काफी नजदीक आ चुके हो सर्टिफिकेशन के। जी सर। सो आपके पूरे चांस बनते हैं। देखो हाउस बिल्डिंग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एज क्या आपकी? सर रनिंग सॉरी 38 सर कंप्लीटेड। 38 है, ओके। तो हाउस बिल्डिंग में तो फिर चांस नहीं है। डायरेक्ट प्लेसमेंट का आपका चांस बन सकता है, जरूर बन सकता है, मुझे लगता है। सर उसके लिए कैसे आपके पास कांटेक्ट करना पड़ेगा या? B1 का सर्टिफिकेट आने के बाद में अभी भी आप लिख दो, ताकि हम इन्फॉर्म करके रखें, उनको बता के रखें कि भाई 38 की एज है, ये बातें पूछ सकें उनसे, है ना। डॉक्यूमेंट इस नंबर पे भेज दो और डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए हम आपको पूछ के बताएंगे। श्योर सर। 2-3 महीने में आप सर्टिफिकेट दे पाओगे, है ना। ऐसा कुछ तो टाइम लेना पड़ेगा। जी और सर और एक क्वेश्चन ऐसा था कि मेरी वाइफ की ये था कि शी इज आल्सो लर्निंग और अभी वो B1 की एग्जाम देने वाली है, वो भी विदिन 20 डेज आई थिंक। तो सर उसका शेफ के लिए हाउस बिल्डिंग के लिए हो सकता है क्या, मतलब इन दिस मार्च एंड डेट?
मार्च इनटेक का शेफ की अभी आई नहीं है वैकेंसीज, लेकिन जरूर हो सकता है, मैं आपको अपडेट करूंगा अकॉर्डिंगली। उनके पास सर्टिफिकेट आ जाए तो एक बार कॉन्टेक्ट कर लो। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट इज अनुज। को कर रहे हैं भाई आप? अनुज। हेलो। हाँ, यस प्लीज। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, एक्चुअली आई एम फ्रॉम ओडिशा, राइट नाउ आई एम हियर इन भुवनेश्वर। अभी कहाँ पे हैं आप? भुवनेश्वर। हाँ ओके। सर, मेरा सवाल ये था कि आप अभी थोड़ी देर पहले बोले कि मतलब ये जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपका मतलब इंटरव्यू से पहले एक साल, मतलब एक साल के अंदर ये तो ठीक है, इसके बाद हो जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा? एक तो आपने माइक्रोफोन लगा रखा है क्या साथ में? हाँ जी सर। उसको हटा के बात करो, थोड़ा इको हो रहा है। हेलो। हाँ बोलो। सर, मेरा सवाल ये था कि आप बोले कि मतलब इंटरव्यू से पहले मैं हाउस बिल्डिंग में जाना चाहता हूँ, नर्सिंग हाउस बिल्डिंग। तो मैं B2 का एग्जाम दिया, वो मतलब फरवरी मंथ में था, और मैंने स्पीकिंग क्लियर कर रखा हूँ। स्पीकिंग उसके बाद मेरा कुछ मतलब प्रॉब्लम था, तो मैं 3-4 महीना के लिए छुट्टी में था, यानी आई मीन मतलब मैं पढ़ाई सब कुछ छोड़ दिया, फिर अभी फिर से स्टार्ट किया। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो एक मतलब मॉड्यूल में एग्जाम देना चाहता हूँ। तो अभी जो स्पीकिंग मेरा क्लियर हुआ है, मैं तो अभी मार्च में नहीं जाऊंगा, अगले मतलब अक्टूबर में चले जाऊंगा। तो क्या मुझे स्पीकिंग का और एक बार देना पड़ेगा एग्जाम? हाँ, एक साल तो उसका कंप्लीट हो जाएगा ना, एक साल तो उसका पूरा हो चुका होगा जब तक। इंटरव्यू के टाइम पे आपका 12 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको वो एग्जाम फिर से देना पड़ जाएगा। हाँ ठीक है सर। सर, और एक मेरा ये सवाल था कि जो हाउस बिल्डिंग नर्सिंग के लिए जाते हैं उनका तो स्टाइपेंड रहता है, तो क्या स्टडी के समय में उनका फर्स्ट ईयर में सपोज 1200 यूरो है, तो सेकेंड ईयर में बढ़ते रहेगा, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर? ज्यादा नहीं बढ़ता, 100-150 यूरो बढ़ता है। अच्छा, और ये जो टैक्स जो करता है वो मतलब जॉब करते हैं उनके, और जो स्टडी करते हैं उनका भी करता है कि सर? हाँ, सभी का कटता है। जो लोग स्टडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं ना, हाँ देखो मतलब वापस सॉरी, यूनिवर्सिटी में नहीं, पैसा इनकम का जरिया होना चाहिए ना आपके पास। हाउस बिल्डिंग में आपको पैसा मिल रहा है, तो आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, उसके हिसाब से उनकी एलिजिबिलिटी रहती है कि इतने रुपए कमाता है कोई बंदा तो उसका इतना टैक्स कटेगा। तो वो मान लो कम है उस क्राइटेरिया में, तो फिर नहीं कटेगा। तो स्टूडेंट का तो क्यों कटेगा, लेकिन हाउस बिल्डिंग वाले का कटेगा, क्योंकि उसकी कमाई हो रही है साथ में। सर, और एक सवाल ये है कि अगर मैं दिसंबर यानी जनवरी फर्स्ट वीक तक B2 क्लियर कर लूंगा, क्या मैं मार्च तक जा सकता हूँ? पॉसिबिलिटी तो नहीं है उसकी। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। तन्वी एंड देन मोहम्मद ए। तन्वी गुप्ता। या थैंक यू सर। मैं तन्वी गुप्ता हूँ, मैं रुड़की उत्तराखंड से हूँ एक्चुअली। और मैं काफी टाइम से आपका ये प्रोग्राम फॉलो कर रही हूँ बाय यूट्यूब और आपका ऐप के थ्रू, और मैंने अब तक जितना भी लर्न किया, मैं A2 लेवल पे अपने आप को देखती हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैंने आपके चैनल से बहुत सीखा है, मतलब काफी सीखा, मतलब जो भी सीखा आपके चैनल से उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और बाय प्रोफेशन में एक IT प्रोफेशनल हूँ, मैं IT फील्ड में ऑलमोस्ट 12 ईयर्स से वर्किंग हूँ यहाँ पे इंडिया में, और मैंने अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई किया है, मेरा इंटरव्यू हो गया है, वीजा इंटरव्यू हो गया है, और 15 अक्टूबर तक आई विल गॉट द रिस्पॉन्स। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉजिटिव भी आएगा, क्योंकि मैंने अपना A1 का अपना जो मैंने एक लोकल मेरी सिटी में एक ऑर्गेनाइजेशन थी वहां से ज्वाइन किया था, तो A1 का वो उनका सर्टिफिकेट लगाया है, और वहां पे मैंने अपनी डिटेल्स वगैरह सब कुछ, ब्लॉक अकाउंट एंड ऑल सब कुछ आई हैव डन, एंड वो मैंने दिखाया, तो दैट विल बी पॉजिटिव आई थॉट। और मेरे हस्बैंड भी जर्मनी रह के आ चुके हैं, मतलब उन्होंने एक रोबोटिक्स का कोर्स किया था, वी आर इन रोबोटिक्स ओनली, मतलब मेरे हस्बैंड और मैं।
तो एआई और हमारा इसमें प्रोफेशन मतलब हमारा सब है एक्सपीरियंस, तो वो भी रह के आ चुके हैं। तो ही ऑल्सो डिड द सेम, उन्होंने भी अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई किया है, बट हमने अलग अलग अप्लाई किया है क्योंकि हम लोग साथ में नहीं जा सकते क्योंकि वी हैव अ फैमिली, मेरे 3 बच्चे हैं, सो हम साथ में नहीं जा सकते हैं। सो वी डिसाइडेड कि पहले मैं जाऊंगी, देन इफ आई गॉट जॉब देयर देन आई ब्रिंग देम। सो जैसे आप इसमें ये भी पता चल जाएगा कि वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से संभालते हैं क्या, संभालें तो फिर उनको भी बुला लोगे? नहीं, वो संभाल लेंगे क्योंकि मैं कंबाइंड फैमिली में रहती हूँ, मेरे इन लॉज हैं, मेरी मम्मा वगैरह सब लोकल हैं, तो एंड ही इज वेरी गुड इन दैट कि मतलब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर नहीं भी होंगी तो ही विल मैनेज तो वो हो जाएगा। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप अभी हाउस बिल्डिंग के लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को, मतलब आप एक सर्विस मतलब उनकी हेल्प ऑफर कर रहे हैं, तो इज देयर इज सम वे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि rather than जाके मुझे डायरेक्ट वहां पे रह के सर्च करूं, फिर अपना वीजा कन्वर्ट कराऊं, देन आई विन देम, कि इट्स बेटर कि अगर मुझे इंडिया से यहाँ रहते हुए भी मैं इंटरव्यू दूं एंड आई कैन गेट जॉब्स फ्रॉम देयर ओनली, इज देयर इज एनी पॉसिबिलिटी? देखो मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये कर सकता हूँ कि अलग अलग सिटीज में जर्मनी में हमारे स्टूडेंट्स के ग्रुप बने हुए हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स जाते हैं, जैसे कोई बर्लिन में मेरे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं, उनका हमने ग्रुप बना रखा है, म्यूनिख में बना रखा है, ऐसे अलग अलग सिटी में हमने बना रखा है। तो हम ये कर सकते हैं कि आपको उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि वहां से कोई सपोर्ट मिले, कुछ गाइडेंस मिल जाए, एप्लीकेशन इन जनरल वो हम कर सकते हैं। अभी तो मैं ये बता सकता हूँ आपको, बाकी कोई कनेक्ट होता है तो बताना चाहूंगा जरूर। ऑल्दो मैंने जो अभी अपनी बुकिंग करी है रहने की वो बर्लिन में ही करी है, सो मतलब फरवरी तक मैंने टारगेट किया कि फरवरी आई विल मूव, और फरवरी में मैं बर्लिन में ऑलरेडी रेंटल अपना बुक किया है, बट वही मैं देखना चाह रही थी कि अगर आप कुछ इंटरव्यू में हेल्प कर सकें यहाँ से कि दैट आई विल अरेंज समथिंग। इंटरव्यू वगैरह का तो मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ग्रुप में कि भाई इनकी हेल्प करें आप, ऐसे करके आपस में करते ही हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसा मामला है। तो जैसे स्विट्जरलैंड के स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का ग्रुप अलग है, ऐसे जर्मनी में भी सिटी वाइज है, ऑस्ट्रिया में, ऐसे करके जो उन ग्रुप्स में ऐड करने का तो मैं आपको बता सकता हूँ, वो तो मेरे हाथ में तुरंत कर सकता हूँ। बाकी हम लोग क्या हेल्प ले सकते हैं इंटरव्यू वगैरह में, वो एक बार देखना पड़ेगा कि आपके फील्ड से रिलेटेड उस ग्रुप में कौन है, वो ज्यादा मदद कर पाएगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी। चीज समझ में आए कि भाई इस चीज में आप हेल्प कर सकते हो क्या, तो आप बता सकते हो एटलीस्ट, फिर देखेंगे क्या हो सकता है। सेकंड सर, जैसे कि आप जयपुर से हैं और मैं रुड़की से हूँ, तो मैंने सोचा था कि आपका प्रोग्राम मैं लाइव ज्वाइन करूँ, ऑनलाइन तो मतलब मैं सीख ही रही हूँ, सो आई वांट समथिंग कि मैं पर्सनली आपका प्रोग्राम ज्वाइन कर सकूं, लेकिन अभी मैं अपनी फैमिली को मतलब एकदम से सीखने के लिए भी मैं 3-4 महीने नहीं छोड़ सकती हूँ, तो मैंने आपके यहाँ कॉल भी किया था, उन्होंने बोला था कि मैं जो टारगेट कर रही हूँ कि मैं फरवरी तक एटलीस्ट B1 तक क्लियर कर लूँ, मतलब मेरा जो टारगेट है पर्सनली, मैं अभी A2 पे हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं आई विल डू एटलीस्ट B2 तक, मैं मतलब B1 और B2 तक मैं टारगेट कर रही हूँ, एटलीस्ट B1 तो मैं लेके ही जाऊँ यहाँ से, मतलब मेरा ऐसा है। बट जॉब के साथ और बच्चों के साथ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मे बी मैं कैसे करूँगी, अभी मेरा भी वो प्लान चल रहा है। सो मैंने जो सोचा है वो सोचा है कि लास्ट 3 मंथ आई विल ज्वाइन यू देयर इन जयपुर, कि मुझे थोड़े दिन रहना पड़ेगा, बट ठीक है आई विल मैनेज, मे बी मैं अप डाउन करके थोड़ा सा ऐसे करके आई विल मैनेज। तो इज देयर इज एनी प्रोविजन कि मैं वहाँ पे ज्वाइन कर सकूँ आपको मतलब आफ्टर दिवाली? जरूर कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, आपको सारा मेरा शेड्यूल बता देंगे वो कि किस टाइम पे कैसी हेल्प मिल सकती है, कौन सा कोर्स है ना, अकॉर्डिंगली आप जयपुर आएंगे तो जरूर हेल्प तो करेंगे, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, आपको आने का प्लान है तो कर सकते हैं। और भी टीचर्स रहते हैं, कौन सपोर्ट कर सकते हैं, मैं कितना कर सकता हूँ, वो हम लोग देख लेंगे, एक बार बात कर लें आप। Okay sir, thank you sir, I will definitely connect over there. Sure. Thank you so much. Welcome.